नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश की नाकाम। राजपुरा में कार से आईडी बरामद। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। इमरान खान का पुतला फूंक व्यक्त किया रोष। प्रधानमंत्री से की पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। बीआर शर्मा ने की पीएससी चेयरमैन की शपथ ग्रहण। उपराज्यपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। और जम्मू कश्मीर में सलाहकार परिषद के गठन की अफवाहों को बीजेपी ने बताया झूठ। कहा अभी तक नहीं लिया गया कोई भी ऐसा फैसला। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलवामा जिले के अविकुंड राजपुरा इलाके में एक सेंट्रो गाड़ी से आईडी बरामद किया गया है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलवामा के राजपुरा रोड पर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी इस कार को चला रहा था। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने शक होने पर इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। इस पर आतंकी ने फायरिंग की और फरार हो गया। सुरक्षा बलों ने गाड़ी की जांच की तो उसमें आईडी मिला। फिलहाल उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जांच करने पर सामने आया है कि सफेद रंग की सेंट्रो कार पर नंबर प्लेट भी फर्जी लगी थी। कार पर टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगी है जो कि कठुआ में रजिस्टर्ड थी। वहीं इस घटना के बाद आईजी कश्मीर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विस्तृत जानकारी दी गई और इसे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी बताया गया। हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी काम हुई है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी एक्सपर्ट गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश का कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये पुलवामा में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के, उसी तरह से ये अटैक भी होने वाला? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। गाड़ी का जो ऑनर है उसके बारे में पता चला है?
हाँ चला है, लेकिन हम लोग आप लोग से भी शेयर नहीं करेंगे और तृप्ति स्क्वाड आगे जारी रख रहे हैं इसको। वहीं पुलवामा हमले की साजिश को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर रोष व्यक्त किया गया। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इस अवसर पर सुरक्षा बलों को यह साजिश नाकाम करने के लिए मुबारकबाद दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि पाकिस्तान के साथ जंग की जाए ताकि रोज रोज होने वाली इन घटनाओं से निजात मिल सके। बड़ी घटना, और ये घटना बार बार इंगित करने का प्रयास करना चाहती है। ये जो घटना दूसरी बार हमने पकड़ ली, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का धन्यवाद, ये धन्यवाद उनका अपना पुलिस वालों का, उसके लिए हमको कामयाबी प्राप्त हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक बार जंग होनी चाहिए, और जंग जब होगी तब जाकर के ये सुधरने का प्रयास करेंगे। नहीं तो श्रीमान मोदी जी, ये सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है। इमरान खान को जलाया गया है, फूंक दिया गया है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज की घटना बार बार इंगित करने का प्रयास करना चाहती है कि हमको एक जबरदस्त कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर के हम सुधरने का प्रयास करता हूँ। आज राजभवन में बीआर शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जेकेपीएससी के चेयरमैन बीआर शर्मा को उनके पद की शपथ ग्रहण करवाई गई। बीआर शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो पहले एसएससी के चेयरमैन थे। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मुख्य सचिव बीआर सुब्रमण्यम सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। I, B.R. Sharma, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, of India as by law established, that I will duly and faithfully perform the duties of my office as Chairman of Public Service Commission of my office as the Chairman of the Public Service Commission for the Union Territory of Jammu and Kashmir for the Union Territory of Jammu and Kashmir without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. I further do swear That I further do swear in the name of God in the name of God that I will not directly or indirectly that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration जम्मू कश्मीर में सलाहकार परिषद के गठन की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। आज इन अफवाहों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इन अफवाहों को झूठ बताया। कल से जो मीडिया में जो चल रहा है, मैं इसको खाली रूमर्स मानता हूं, और मैं एक बात मानता हूं कि कुछ लोग जो पॉलिटिकली अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो हमेशा उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि जो पावर के भूखे लोग हैं खुद ही वो रूमर्स फैला दी और खुद ही उसको तरदीद करके वो एक तरफ से वो सनसनी फैलाना चाहते हैं। जहां तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री काउंसिल की बात कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक बहुत बड़ी पार्टी है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था, सलाहकार परिषद का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा और ना किसी और पार्टी के नेतृत्व में है। एडवाइजरी पॉलिटिकल एडवाइजर्स का वो प्रोविजन है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के बाद। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कोई इनको चीफ मिनिस्टर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, जबकि हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा है नहीं। अब कोई यहां से
दिल्ली जाता है उसको भी यहाँ कुछ लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो सीएम बन रहा है, वो ये कर रहा है। शॉर्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ, अल्ताफ बुखारी साहब या कोई साहब जो भी साहब है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बीजेपी इस वक्त रूल में है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बनाना होता तो वो अपने लोगों को लेके बनाती। अब जो ये एक मैसा खड़ा किया जाए, कंफ्यूजन जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, ये एक सस्ती पब्लिसिटी है, इसको मैं पब्लिसिटी मानता हूं और कुछ नहीं है। मैं एक बार इस बात की तरदीद कर रहा हूं कि जो भी चल रहा है एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ ये रूमर्स फैला रहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग जो मुझे लगता है कि अब अंधेरे की तरफ चल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का आवाम जानता है कि किन किन लोगों को ये खुद ही ये अपने आप को खुद ही मंडेट दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का आवाम की सबसे बड़ा ताकत है जो चुनने वाले लोग हैं। पहले ग्राउंड जीरो पे जाके देखिए इन लोगों की फेम क्या है, कहाँ है, किस तरह से ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम ही इसका जवाब दे सकते हैं। और हम ये आवाम पे छोड़ते। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी और जहां भारतीय जनता पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लड़ाइयां इसलिए लड़ी है कि जो खानदानी राज, जो डायनेस्टी रूल यहाँ चल रहा था, जो कुछ फैमिलीज ने यहाँ 70 से यहाँ अपने ही फादर एंड सन्स को आगे प्रमोट किया है, उसके खिलाफ उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी फैमिलीवाद को कभी प्रमोट नहीं करेगी, जो सबसे पहले ही दिन से उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। और वहीं इस बारे में जब अपनी पार्टी के नेता अब्दुल मजीद पाडर से बात की गई तो उनका कहना था कि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और अल्ताफ बुखारी इसके लिए उचित उम्मीदवार हैं। भी सुन रहे हैं, लेकिन जहां तक पार्टियों का सवाल है, इन चीजों का सवाल है, इन चीजों का समाधान तब निकलेगा जब हम पार्टी एक साथ बैठेगी, प्रेसिडेंट के साथ बैठेगी, प्रेसिडेंट के साथ बात करेगी। तो अभी मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने हो गए हैं जो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट सईद अल्ताफ बुखारी साहब दिल्ली में है। अभी उनके साथ कोई मतलब मीटिंग नहीं हुई है, उनके साथ अभी बहुत कुछ बातें करनी थी। ये बेशक मैं इस चीज में पर्दादारी नहीं रखूंगा कि सईद अल्ताफ बुखारी ने बहुत काम किया है वहां दिल्ली में बैठकर, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, जो लोग फंसे हैं बैरूनी रियासतों में, यहाँ बैरूनी मुल्कों में, जहां जहां पर भी फंसे हैं, बच्चे फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं, उनके लिए उन्होंने अनथक कोशिश की है उनको घर पहुंचाने की। और इसी तरीके से वहां पर दिल्ली में बैठ के उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है कि लोग यहाँ पर मर रहे हैं, लोगों को मुफ्त राशन के बारे में उन्होंने बात कही है, तो मुफ्त राशन मिली है यहाँ पर लोगों को। अभी पॉलिटिकल की बात, और जहां तक पॉलिटिकल की बात है, इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो हम भी सुन रहे हैं, कौंसिल के बारे में सुन रहे हैं या मिनिस्ट्री के बारे में हम सुन रहे हैं, अभी सुनी सुनाई बात है। अभी ऐसी कोई मतलब एथेंटिक बात नहीं है। अभी हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट नहीं बैठे हैं, हमारे साथ जब तक डिस्कशन नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है मैं बनूंगा आप बनेंगे, लेकिन इस वक्त अहम जरूरत है कुछ न कुछ बनने की। यहाँ के लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ के लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने बहुत यहाँ पर सर से ऊपर पानी फेर दिया है। तो लिहाजा मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई ना कोई घंटी बिल्ली के वहां गले में बजा दें, ताकि यहाँ के लोग जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, यहाँ के ताजिर लोग, यहाँ के होटल वाले, यहाँ के मजदूर लोग जो सफर कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई आसानी हो जाए। जो है अभी अपनी पार्टी गले में डाल रही है बिल्ली के। ऑनेस्टली मैं इतना कहूंगा, जितना काम सईद अल्ताफ बुखारी ने किया है, तो मुझे लगता है कि उसका हकदार वही है और उसी को डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ के लोगों के लिए। जहां एक तरफ सरकार द्वारा विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं कुछ जगहों पे ये दावे खोखले साबित होते हैं। पुंछ के सुरनकोट के पोथा बेला में स्थित पुल 2014 में आई बाढ़ में बह गया था। तब से अभी तक वहां एक लकड़ी का पुल बनाया गया है, जिस पर से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गुजरते हैं। लोगों का कहना है कि इस पुल से गुजरने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण की मांग की है। मैं पीपल्स पार्लियामेंट का रियासती सदर हूं
इस वक्त जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये बेला पोठा का मकाम है, सुरनकोट तहसील का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ पे अपने साथियों के हमरा पहुँचा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हालत आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये हालत है इस ब्रिज की। 2014 के सैलाब में ये जो है ब्रिज बह गया था और उस वक्त ये जिसको सीम हम कहते हैं, देसी पुल जो है, देसी पुल के नाम से जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे लगाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी लापरवाही की वजह से जो है इसको रिकंस्ट्रक्शन में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोकल बाशिंदे हैं, यहाँ की औरतें हैं, बच्चे हैं, स्कूली तलबा जो हैं, यहाँ से रोज़ अपनी जान को जोखिम में डाल के जो है इस पुल को क्रॉस करते हैं, जिसके नीचे बहुत वसी दरिया है, पानी का बहुत तेज़ बहाव है यहाँ पे, लेकिन किसी भी इंतज़ामिया या किसी भी ऑफिशियल की नज़र इस पर नहीं पड़ती। मैं आपके चैनल के माध्यम से कंसर्न अथॉरिटीज़ को, डिप्टी कमिश्नर पुंछ को और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करता हूँ कि इस मामले में गौर होश किया जाए और यहाँ पे इन लोगों की इस मुश्किल को आसान किया जाए। यहाँ पे जो तामीर है वो नए पुल की वो की जाए, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के स्कूली तलबा को, बुजुर्गों को, औरतों को आसानी हो सके। डोडा से आज एक कोरोना संक्रमित युवती के ठीक होने के बाद उसे घर भेज दिया गया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त, डोडा अस्पताल प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने युवती का हौसला बढ़ाया और उसे ठीक होने के बाद उसे बधाई दी। युवती का कहना था कि उसे अस्पताल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई और उसकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा गया। फील हो रहा है ऐसी, जब इसका इलाज भी नहीं है तो मैं ठीक हो गई, तो अच्छा फील हो रहा है। किस तरह की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दी? यहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया। यहाँ पे टाइम पे चेकअप चल रहा था, खाना पीना सब कुछ। तो कितने दिन के बाद आप घर जा रहे हो और कैसा लग रहा है? 13 दिन के बाद आज मैं घर जा रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। युवती के परिजनों ने भी अस्पताल प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। ठीक लग रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी है, डीसी साहब हैं, हमारे प्रधान साहब हैं, ये हेल्थ वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जितने सब ने मेरी बेटे की बहुत हेल्प की, सब ने टाइम का खाना दिया, सब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। वहीं जिला विकास आयुक्त ने भी युवती को बधाई दी और बताया कि प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि डोडा में आए संक्रमण मामलों में से ये पहला मामला है जिसमें युवती को ठीक होकर घर भेज दिया गया है। एक हमारा केस था, जो बाहर से आए थे स्टूडेंट, तो वो जम्मू में उनका सैंपल उठाया गया था तो पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि सिम्टमलेस थे पेशेंट, बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे उनको। पूरे दिन जहां पे भी इतने बार रखा गया तो बिल्कुल सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। शी इज फिट एंड फाइन, बिल्कुल फिट एंड फाइन तरीके से जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है यहाँ से। और जो है मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को भी कि बिल्कुल इसमें जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं होती है। रिकवरी रेट्स बहुत हाई होते हैं और जो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म जो होता है उसका जो है पालन करना बड़ा जरूरी होता है। सैंपल्स हमारे तकरीबन 8000 के आसपास सैंपल्स हमने लिए हैं, लेकिन सारे जो इन 2 केसेस को छोड़ के सारे नेगेटिव आए हैं, उनको सबको डिस्चार्ज भी दे दिया गया है। भद्रवाह के लोगों ने सरकार से मांग की है कि भद्रवाह के लोगों को कारोबार करने की कुछ राहत दी जाए। लोगों का कहना था कि चूंकि भद्रवाह अभी भी ग्रीन जोन में है, इसलिए लोगों को राहत दी जाए। अगर ये फिर से लग जाता है तो अब तो फाका कशी का अंदेशे हैं, क्योंकि घरों में बचाने हमारी राशें जो हैं खत्म हो चुकी हैं। लोन देने हैं बैंकों के, वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। अगर फिर से लगता है 1 जून से, तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन किस किस्म की होनी चाहिए? आपके चैनल से अब गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमारी तरफ भी नजरसानी की जाए। हम लोगों की बहुत बुरी हालत है, गरीबों को तो कोई ना कोई दे ही जाता है, कहीं से कोई पैकेट आ जाता है, हम लोगों का कहीं से कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अगर देश में फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाता है तो वह इसका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया हिंदुस्तान भर में लॉकडाउन का, तो लोगों ने उसका पूरा समर्थन दिया। लॉकडाउन 4 फेज अभी तक हुए और लोगों ने काफी उसमें सराहना की और लोगों ने अभी तक जो है पूरा कामयाबी के साथ इसे कामयाब किया। लेकिन लॉकडाउन 5 जो है, मैं इस तरह भी इशारा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मजदूर तबका है, ड्राइवर तबका है, वो फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों से मजदूर जो चले गए हैं और उनका जो हाल है वो रास्ते में मर रहे हैं, कई डेड बॉडियां मिल रही हैं। ऐसा हाल हो रहा है कि देश में जो है हालात ठीक नहीं है।
तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि जहां पर केसेस निकल रहे हैं, जो ऑरेंज जोन है, वहां पर जरा स्ट्रिक्टली के साथ इसे इंप्लीमेंट किया जाए और बाकी जो है वहां पर रिलीफ दिया जाए। जैसे कि जो इलाके ग्रीन जोन है उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए, कम से कम वहां पर लोग जो है अपना बिजनेस करें और अपना जो रोजगार है उसको तलाश करें। परंतु वो चाहते हैं कि लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत दी जाए ताकि वो अपना कारोबार चलाकर गुजर बसर कर सकें। कम से कम चाय वालों के लिए तो कुछ न कुछ रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 महीने से हम बिल्कुल बंद हैं और हम एक छोटे चाय वाले हैं, दिन को पैसा कमाकर शाम को अपना घर चलाते थे और 2-2.5 महीने से हमें किसी तरफ से हमें कोई मतलब कोई फायदा नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। और मोदी जी भी एक चाय वाले रहे हैं, उनको चाहिए कि कम से कम चाय वालों की मुसीबत उनको ज़्यादा पता है कि एक चाय वाला कितना पैसा कमा सकता है और कैसे अपना घर चलाता है। हम अपील करते हैं मोदी जी से कि कम कम हमारे लिए भी कोई पैकेज का ऐलान करें। बहुत बड़े बड़े ऐलान किए मोदी जी ने, मगर चाय वालों का कोई जिक्र नहीं किया। जिला पुंछ के वार्ड नंबर 13 मोहल्ला शीश महल में रहने वाली एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से पूरे मोहल्ले में सैनिटाइज किया गया और पूरी सख्ती बरती जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि आसपास के सभी लोगों का टेस्ट करवाया जाना चाहिए। जो मल्ला शीश महल से डिटेक्ट हुआ है, इससे पहले 23 केसेस पुंछ में आए हैं, वो सभी क्वारंटाइन सेंटर से आए हैं, तो उसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं। क्वारंटाइन सेंटर से कोई भी बंदा जो है बाहर नहीं जाता। लेकिन ये लेडी बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये लेडी यहाँ की रहने वाली नहीं है, बेसिकली बालाकोट की रहने वाली थी। इसका जो टेस्ट हुआ था वो मेंढर में हुआ था और इसकी जो रिपोर्ट थी वो कल ही रात को लेट आवर्स में, मतलब 11-12 बजे के करीब आई है रिपोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लेते हुए रात को ही यहाँ पर सभी टीमों को जो है डिप्यूट कर दिया था। सुबह 5 बजे वहाँ से इनको यहाँ से उठा के ले गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में। पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कर दिया गया है। जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लेनी है वो ले ली गई हैं। पूरी तरह से मोहल्ले के जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी मोहल्ले की गलियां हैं, सबको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारा वार्ड काउंसिलर भी मौजूद है और उनके साथ रह के सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके मोहल्ले को सैनिटाइज कर दिया गया है और पूरी प्रिकॉशनरी मेजर ली जा रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ इतनी विनती है कि जितने लोग इनके संपर्क में आए हैं, जिस घर में वो रह रहे थे, उनकी भी सैंपलिंग हो जाए ताकि पता चल जाए कि कोई और आदमी इन्फेक्टेड तो नहीं है। ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष अमित कपूर द्वारा आज प्रेस क्लब में स्कूल फीस माफ करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि इस समय जब देश भर में लॉकडाउन चल रहा है तो अभिभावकों के लिए स्कूल फीस दे पाना संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षा विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक बार ये निर्देश जारी किए गए थे कि स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी, फिर अचानक इसे बदला क्यों गया। उन्होंने सरकार से स्कूल फीस माफ करने की मांग की है। क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं? क्या जम्मू कश्मीर की जनता भारत का हिस्सा नहीं? आखिर क्यों नहीं? आपने 20 लाख करोड़ रुपया तो दे दिया, क्या 1 करोड़ 25 लाख जनता को सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ का एक ऑर्डर नहीं दे सकते? आपके यहाँ के जो नुमाइंदे बिठाए गए हैं वो रात को मेल करके न्यूज़पेपरों में बोलते हैं कि सुबह फीस ना ले और सुबह 4 बजे ट्वीट कर देते हैं कि फीस ली जाए। आप मुझे बताइए, पहले तो मैं उनको एक चीज क्लियर कर दूं, हमारी कोई एनजीओ नहीं है। हमारी कोई सरकार से ये डिमांड करता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, यूपी में, झारखंड में आपकी बीजेपी की सरकार है, वहां फीस माफ हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती? आखिर ये जम्मू कश्मीर से सुतेलापन क्यों? गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आज चर्च में चिकित्सा शिविर का गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा आज चर्च में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुफ्त में लोगों की जांच की गई और जरूरतमंद लोगों में दवाइयां भी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है, जो आगे भी जारी रहे। हैं कि कोविड-19 को फाइट करते हुए पूरी दुनिया और हमारे देश के सारी पब्लिक और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सारी एंगेज है कि अलग अलग तरीक़ों से जो है वो कोरोना को डिफीट दी जाए। एक ऐसा प्रोग्राम कि जो गांधी ग्लोबल फैमिली ने शुरुआत की है जब से कोरोना शुरू हुआ था, तो आज 34वां रिलीफ कैंप जो है उसके साथ जो है वो कोलैबोरेशन में हम ऐसे कैंप जो हैं जिनको इम्यूनिटी
जो बूस्ट कैंप कहते हैं कि कमज़ोर पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें और उनको मेडिसिन दे के उनकी एनर्जी लेवल और ताकत अंदर की जो है वो और बूस्ट करें ताकि कोरोना उन पर हावी ना हो। इस वक्त इस जगह के बीच में मैं धन्यवाद देता हूँ ग्लोबल गांधी फैमिली का और ISM का, जिन्होंने जिन डॉक्टर्स ने इस जगह के बीच में, इस स्थान के बीच में जहाँ पर जो एक गरीब तबका रहता है, जिनको इस वक्त इस कैंप की बहुत ज़रूरत थी ताकि उनके बीच में एक दवाइयाँ जो ताकत दे सके लोगों को, वो बांटी जा सके, वो इंतज़ाम किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और बैतल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो लगातार इस सेवा के बीच में लगा रहा गुजरे दिनों से, क्या वो राशन बांटने में या वो किसी भी और कार्य के बीच में किया, तो उसके बीच में हम धन्यवाद देते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आज बारामूला में कोरोना से एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके को सैनिटाइज किया गया। लोगों का कहना है कि महिला को आज ही GMC बारामूला के CD अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, जहां 2 घंटे के भीतर ही महिला की मृत्यु हो गई। लोगों का कहना है कि आज ही महिला का टेस्ट पॉजिटिव आया था। यहाँ पे हमारे जो एक आज सुबह एक न्यूज़ आई कि यहाँ खानपुरा के एक जो मौलवी साहब हैं उनकी डेथ हो गई, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद से 4 दिन पहले इन्हें हल्का सा बुखार लग रहा था, तो ईद के दिन को खांसी शुरू हो गई और इन्हें एक लोकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पे कंसल्ट किया है, जिसने कुछ दवाइयाँ दी है। चूंकि जब इनको रिलीफ नहीं हुआ तो ये 27 तारीख सवेरे चले गए GMC बारामूला में, वहां पे इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया और वहां से इनको रेफर किया गया CD हॉस्पिटल एंड विद इन फ्यू आवर्स ऑफ एडमिशन वहां इनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद वहां इनका जो स्वैब है फॉर दिस कोरोना लिया गया और जो बाद में पॉजिटिव। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। पर जाते जाते अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप उस समस्या से परेशान हैं, तो आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।